अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। नाज़रीन, ईरान सऊदी अरब कशीदगी खत्म कराने के लिए अब पाकिस्तान मुतहरिक हो गया है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ पीर से सऊदी अरब और ईरान का दौरा करेंगे ताकि दोनों ममालिक से बातचीत की जा सके और इस तनाव को कम किया जा सके। हारून साहब, क्या लगता है इस दौरे से तनाव कम हो सकेगा? नहीं, तनाव कम हो या ना हो, बहुत पेचीदा मामला है, लेकिन बिगनिंग अच्छी है। और आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में सबसे पहले ये तजवीज़ पेश की गई थी और लोगों ने भी पेश की होगी। ऑब्वियसली एक ख्याल जो है बाज़ औक़ात बहुत से ज़हनों में आता है, ख्याल तो अल्लाह की तरफ से होता है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ही इस पोजीशन में है कि अरब उसकी बात सुने और कुछ ईरानी भी सुनेंगे। देखिए, ये बहुत ही गहरे तारीखी अवामिल इसके पीछे हैं। अरब और ईरान तनाज़ा आज का नहीं है, ये 1400-1500 साल का तनाज़ा है और अरबों के ईरानियों के दिल से ये ज़ख्म कभी उनका कभी मुंदमिल नहीं हुआ कि हमें फ़तह कर लिया गया। हालांकि मुसलमान हो गए, उसके बाद ये तअस्सुबात तो नहीं रहने चाहिए। और अरबों ने भी बारहा तंगदली का मुज़ाहिरा किया और नस्ली तफाखुर उनमें भी है, इनमें भी है, ये मसला है। ये जो लोग तासुर देते हैं ना कि ये निम्र नुमैर के वाले वाक़े से शुरू हुआ, ये बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा। नहीं, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। ये कब से कितने बरसों से चला आता है। देखे ना, उसमें शाम में और इराक में, लेकिन इस वाक़े से हवा तो मिली है, इससे हवा मिली, और सीरिया में और यमन में, लेबनान में, कहाँ मतलब ये है कि देखिए जो इनकलाब होता है ना, बड़ी हरारत पैदा करता है। और वहाँ बादशाहों की हुकूमत है या मुल्ला की हुकूमत है। वो सदर तो किस तरह छांटी करते हैं, सदर की उम्मीदवारी मुस्तरद कर देते हैं, बड़ी गिरफ्त है। तो ये पावर जो है ये आदमी को बड़ा गुमराह करती है और कोई जमहूरियत तो है नहीं, कोई डायलॉग नहीं है, ना वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो उससे फिर यमन जो है, तो मेरा ख्याल है कि वो असल में आखिरी जो ऊंट की पीठ के आखिरी तिनका था ना, वो यमन में हौसी बागियों की मदद की, हुकूमत को निकाल दिया, अरबों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया उससे। लेकिन इसमें एक एटमी प्रोग्राम का मसला भी है, बड़ा सीरियस। अच्छा। देखिए, किसी न किसी दर्जे में तो एटमी प्रोग्राम मौजूद है और उनकी बालातरी का मजर है। एटम बम ना भी बनाए, अरबों ने तो अल्लाह के फजलो करम से फौज कभी बनाई नहीं, इसलिए फौज बनाएंगे तो फौज का क्या पता है, भरोसा है ताकत का नया मरकज कायम हो जाए और बादशाहतें जाती रहीं। और उसके लिए कितनी मुसीबत उन्होंने उठाई और सारी दौलत अरबों ने भी अपनी ज़ाया की, ईरानियों ने भी ज़ाया की। तो ये कश्मकश बड़ी पेचीदा है। इस वाक़े से उसे हवा मिल गई है और जो तअस्सुब जब भड़क उठता है तो अक्ल बाकी नहीं रहती, तवाज़ुन बाकी नहीं रहता। लेकिन बहुत अच्छी बिगनिंग है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों साथ जा रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी। कोई ये नहीं, कौमी इत्तफाक राय का मजहर है, इसको सिविल मिलिट्री नुक्ता नजर से नहीं देखना चाहिए, कौमी इत्तफाक राय का मजहर है। देखिए, बिगनिंग हो जाए तो पॉसिबिलिटी तो पैदा हो गई ना, कुछ जज्बात ठंडे होंगे। ये नहीं, इस उम्मत जो है वो पहले ही परेशान है, इंतहा पसंद ग्रुप पैदा हुए हैं, गुर्बत है, मगरब की बालादस्ती है, इजराइल सर पे खड़ा हुआ है, इधर इंडिया मसाइल पैदा कर रहा है। तो इसमें अगर आगाज होता है और बातचीत शुरू हो जाती है तो जज्बात ठंडे होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। तो इस लिहाज से इसकी तारीफ की जानी चाहिए। हबीब साहब, आपको क्या लगता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का साथ जाना कितनी अहमियत रखता है? देखिए, उसकी वजह यह है कि इससे पहले एक ऐसा क्राइसिस 91 में, अगर आपको याद हो, जब इराक कुवैत वॉर शुरू हुई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे जो ताकत के मराकज थे ना, वो एक दूसरे से दूर हो गए थे। यानी उस वक्त जनरल मिर्जा असलम बेग जो थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, नवाज शरीफ अगेन प्राइम मिनिस्टर थे। तो नवाज शरीफ का ख्याल ये था कि इस जंग में हमें हल्का सा सऊदी अरब की तरफ टिल्ट रखना चाहिए। लेकिन जो असलम बेग साहब थे वो अलल ऐलान कहा करते थे कि जनाब हम ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि वो इराक की थोड़ी सपोर्ट कर रहे थे। बयान जारी कर दिया था जिसका उन्हें कोई हक नहीं था, कोई हक नहीं था कि खारजा पॉलिसी पे इस तरह के बयान जारी करें। तो उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर एक रिफ्ट की सूरत हाल क्रिएट हो गई थी, पूरे का पूरा मुआशरा बट गया था कि फौज एक तरफ जा रही थी और सिविल क़यादत दूसरी तरफ जा रही थी। तो इस केस में जो भी आप यूं के लाया अमल तय किया गया है, उसमें वजीर आजम भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी एक पेज पे। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये अपने साथ एक तो इनिशिएटिव भी है अपने तौर पे, उसके साथ साथ ये एक इंटरनेशनल बिगनिंग है। मुझे लगता है कि जैसे इसमें वजीर आजम को कुछ दूसरे मुल्कों की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप जरा इस मामले को देखें और इसका लिटमस टेस्ट लें
लोगों के पास जाएं, यानी आप ईरान के एस्टैब्लिश ईरान के जो सदर हैं पाकिस्तान को टास्क भी मिले। मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल एक प्रैक्टिस है। नहीं, टास्क दिया गया शायद से नहीं है, मतलब इनिशिएटिव देना नहीं लिया होगा, और ये तो सामने की बात थी, ऐसा कौन सा पेचीदा आइडिया था। हाँ, और मगर ये इसको अब इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलेगी। उसकी वजह ये है कि देखिए अब हमारे परसों जाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद 19 से लेके 23 तारीख तक जो चीन के सदर का दौरा है वो भी शुरू हो जाएगा। वो उन्होंने मिस्र, सऊदी अरब और ईरान जाना है। ठीक है। तो गोया वजीर आजम के फुट स्टेप्स के ऊपर जो चीनी सदर शी पिंग है वो भी चल रहे होंगे, यानी जो एक माहौल बना के जाएंगे वजीर आजम, उसके पीछे पीछे चीन की सपोर्ट भी है, अगरचे वो दौरा पहले का है लेकिन इस वक्त वो इसके साथ कनेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर जो जॉन कैरी हैं उन्होंने डेवोस भी जाना है, हमारे वजीर आजम ने भी डेवोस जाना है स्विट्जरलैंड में वहां पे जॉन कैरी और हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक बातचीत, आपस में मुलाकात भी, डेवोस जो वहां पे मुलाकात हो सकती है, और वहां पे भी इस मौजू पे बात हो सकती है। बिल्कुल होगी। पता है पिछली दफा वहाँ कौन गए थे? पिछली थोड़ा अर्सा पहले वहाँ हमेशा सर वज़ीर आज़म तो नहीं जाते। जी जी, वहाँ पे जनाब वाला वहाँ इमरान खान और ताहिरुल कादरी गए थे, उसका किस्सा आपको सुनाऊंगा। अच्छा, तो वो भी खैर, तो वहाँ पे डेवोस में भी ये बातचीत होगी। अच्छा, उसके बाद फिर जॉन कैरी डेवोस से जब आएंगे तो वो उन्होंने रियाज भी आना है। अच्छा, रियाज में उन्होंने फिर अगेन जीसीसी के सारे डिप्लोमेट से बात करनी है। तो वो एक जो माहौल है ना, पूरी एक चेन है। मुझे यूं लगता है कि जैसे ये सारी की सारी जो सरगर्मी है, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जाना बुनियादी तौर पे उस पूरे प्रोसेस का आगाज है जो इसके बाद एनसीयू करेगा इसको। और मुझे लगता है कि उसमें मामलात जो है वो बड़ी हद तक, जैसे हारून साहब कह रहे हैं, कि एक जज्बात में तवाज़ुन और नरमी जो है वो पैदा हो जाए। डायलॉग इसे हो सकता है। हारून साहब, आपकी सहाफती बसीरत क्या कहती है, सऊदी अरब से क्या बात होगी? नहीं, सऊदी अरब से बात, ये उनका देखिए तरीका ये होता है मसालत कराने का कि एक फरीक का पूरा मुकदमा सुना जाए। जैसे माहिर नफ्सियात ये करता है कि कोई आदमी का जहन उलझा हुआ तो उसे बिठाता है, उससे कहता है बात करो, जो चाहे वो बात करता रहे। इसी तरह मसालत का तरीका ये होता है कि उनका पूरी बात सुनी जाए। उसमें होता यह है कि उसमें रंज और गुस्सा शामिल होता है, उसकी वजह से कुछ मुबालगा भी हो सकता है, कुछ शिकायत दुरुस्त हो सकती हैं, कुछ मिसकंसेप्शन हो सकते हैं, कुछ चीजें आसानी से तय हो सकती हैं। फिर इनकी बात सुनी जाए, इनकी भी बात सुनी जाएगी, उनकी भी बात सुनी जाएगी। फिर ये देखा जाएगा कि कौन सा ऐसा तरीका है। जब आप गौर करते हैं तो ऑब्वियसली मशवरा करते हैं, जाहिर है दो आदमी तो यही मशवरा करने वाले होंगे, और भी लोग मशवरा देने वाले होंगे। और इसका मेरा ख्याल है एक फायदा ये भी होगा कि दोनों के मरासम और बेहतर हो जाएंगे। आपने देखा कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म सब एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो चेहरे कैसे बने हुए होते हैं, पासे चेहरा बना दो, उसका भी और खुदा के बंदों को भी मुस्कुराया भी करो, इसमें मुस्कुराने में क्या आपको लगता है कि इस दौरे में दोनों के मरासिम भी और बेहतर और बने होने चाहिए ना। देखो ना, बात यह है कि देखना ही होता है मुल्क के मफाद में क्या है। परसेप्शंस मुख्तलिफ हो सकते हैं, आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए, बात तो होनी चाहिए। ठीक, तो वो जब गुफ्तगू शुरू होती है ना तो कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू का मुकम्मल ना से जुज़वी हो जाता है कि ये चीजें कर लें फिर आगे चलते हैं। फिर मैं जैसे हमेशा आपसे अर्ज करता हूं कि जब बात तय करनी हो तो दो चीजें जरूरी होती हैं। एक तो ये जरूरी होता है कि नेक नियति हो, दोनों सुलह चाहते हो, और सुलह दोनों के मफाद में है। वैसे यानी अगर अल्टीमेटली आप पूछें तो मेरा इम्कान काफी है सुलह होने का, इसलिए कि उन्हें क्या फायदा होगा कॉन्फ्लिक्ट से और इन्हें क्या फायदा होगा। लेकिन क्या सऊदी अरब सुलह चाहता है? क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब, सवाल पूरा ये है कि क्या ईरान सुलह चाहता है और सऊदी अरब भी सुलह चाहता है, दोनों एक जैसे हैं। देखिए ना, इन्होंने क्या, ईरान तो कुछ बैक फुट पे जाता हुआ नजर आ रहा है, उससे तो लगता है कि वो सुलह चाहता है। नहीं, वो उधर से भी कुछ ऐसे बयान आते हैं, इधर से भी आए हैं बयान। ये अब बहुत बारीक बीनी से देखना पड़ता है। एक बात मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये जो लोग कहते हैं ना, ये दिखावे की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, बात पूरी करनी चाहिए, ताकि जब आप पूरी बात करते हैं, उसको कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं फेस इट, यानी बात को खोल के बयान करना चाहिए, समझना कम से कम चाहिए। बात लोग नहीं कर सकते, हुकूमत को नहीं करना चाहिए बात। ये बात सही नहीं है कि ईरान और सऊदी अरब हमारे लिए बराबर हैं। अरबों ने हमारी मदद की हर क्राइसिस में, ईरानियों ने उस तरह हमारी मदद नहीं की। फिर ईरानियों का हमारे साथ एक हसद का मामला भी है, मैं उसकी तफसील में नहीं जानना चाहता। ठीक है, पाकिस्तान कुछ ना कुछ अरबों की, हमने कभी नहीं कहा मसलन कि जी ईरान की सालमियत को खतरा हुआ तो पाकिस्तानी फौज तैयार है और ये है और वो है।
अरबों के मामले में हम कहते ठीक है हैं हारून साहब, इस पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ईरान सऊदीया कशीदगी खत्म कराने के लिए पाकिस्तान मुतहरिक हो गया है, और इस हवाले से वजीर आजम और आर्मी चीफ सऊदी अरब और ईरान का दौरा भी करेंगे। हारून साहब, आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब और ईरान एक जैसे नहीं हैं। देखिए, वो $1.5 अरब उन्होंने हमें दिए थे अभी पिछले दौर का। मैं बिल्कुल यूं समझिए ऐनी गवाह हूं तकरीबन के वो जनरल कैनी से उन्होंने कहा $1 अरब देने के लिए तैयार है। वो फौज सिविल हुकूमत पे तो उन्हें एतबार नहीं था, इन पे इतना एतबार उन्हें जरूर था कि ये किसी प्रोजेक्ट में खर्च होंगे। ठीक है, कुछ वो भी होती है, गड़बड़ भी होती है, लेकिन जरदारी भी तो इतना एतबार भी उन्हें नहीं था। और 5 मिनट के बाद शाह अब्दुल्ला उठ गए थे, इधर कुर्सियां लगाई थी पाकिस्तानी वफद की, यानी जरदारी साहब और दूसरे, और उधर दूसरी तरफ से मकबूल के, और 5-7 मिनट के बाद वो उठ गए थे। ये हाल था। इनके साथ मामला वो नहीं है। देखिए, अरब बड़े जज्बाती लोग हैं, अजीब कबायली मिजाज के लोग हैं, लेकिन हमारी उन्होंने मदद की है बारहा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ना इंसाफी करें, पार्टी बन जाए, ये मैं नहीं कर रहा। ठीक, हमारा काम यही है जो उस पहले प्रोग्राम में हमने कहा था जिस दिन खबर आई थी कि मसालहत करें। मसालहत करें, ये बात तो सिर्फ ये है कि तारीख के रिकॉर्ड कैसे उसको महफूज रखना चाहिए। मसालहत कराएं, उसके लिए जो भी करना पड़े। मसालहत कुनिंदा जो है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सुलु खैर, भलाई सुलह में है। बिल्कुल, इंडिविजुअल की भी, कौमों की भी। जंग कोई अच्छी चीज नहीं, और मुसलमानों की बाहमी जंग जो है वो उसमें कौन सा खैर का पहलू हो सकता है हमारे लिए? बिल्कुल नहीं, परेशानी होगी। और हमारे लोग पाकिस्तान के तो इस तरह सोचते हैं। आजकल कोई दानिश्वरों ने बहस छिड़ी हुई है नहायत ही जाहिलाना किस्म की, हम पहले पाकिस्तानी हैं, ये पहले मुसलमान हैं। अरे भाई, इसमें कंट्राडिक्शन कहाँ है? मैं मुसलमान भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, तो इसमें कंट्राडिक्शन कहाँ है? ना मेरा पाकिस्तानी होना मेरे मुसलमान होने पर असरअंदाज होता है कोई मनफी तौर पे, ना मेरा मुसलमान होना इस पर असरअंदाज होता है। उसमें तो सिर्फ एक बुनियादी सवाल रह जाता है कि अकलियतों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। नहायत आला सलूक करना चाहिए, उनके साथ और भी नरमी करनी चाहिए, मुसलमानों से ज्यादा नरमी करनी चाहिए। ये उलझाने के लिए बात बहस है, लेकिन पाकिस्तानी जो कौम है इसका दिल आलम इस्लाम के साथ धड़कता है। कर हम कुछ नहीं सकते। ये ठीक है, पाकिस्तान एक रियलिटी है। ठीक है, जब हम ईरान जाते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं, आलम अरब में जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमें पाकिस्तानी समझा जाता है, और बात जगह हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, और उसकी वजह हमारी कमजोरियां भी हैं। हमें सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, लोगों को खुददारी का मुजाहरा करना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। दूसरा नुक्ता मैं ये अर्ज करता हूँ, करानी सुलह चाहिए, उसमें इंसाफ के साथ ही हो सकती सुलह, फरीक बन के सुलह नहीं हो सकती। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर सऊदी अरब डिस्टेबलाइज हो जाता है, पहले इराक की हालत अच्छी नहीं है, सीरिया में तो बहुत ही जुल्म हुआ है और हद है, और कोई शरीफ इंसान बशार अल असद की हमायत नहीं कर सकता। किसी शख्स जिसमें एहसास की एक रमक भी हो। ये ठीक है कि बाकियों ने भी ज्यादतियां की, उनकी मदद की गई, उसको डिस्टेबलाइज किया गया, जो डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर सऊदी अरब डिस्टेबलाइज हो जाता है तो आलम इस्लाम कितना डिस्टेबलाइज होगा? बिल्कुल, इसको महफूज रखना चाहिए। और ये हमारा चाहिए, बादशाहत है, जमहूरियत नहीं है, इज़हार राय की आजादी नहीं है। और ईरान में कौन सी है? मैं देख आया हूँ ईरान में जितनी आजादी है, हर गली में एक जासूस नजर आता है, और किसी चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं है। अफसोस पाकिस्तान की हम लोग कदर नहीं करते। पाकिस्तान में जितनी इज़हार राय की आजादी है और जिस तरह खुल के हम बात कर सकते हैं, वहां तो कोई तसव्वुर ही नहीं है मंतखब क़यादत का। कोई मंतखब क़यादत नहीं ईरान में, न सऊदी अरब में तो है ही बादशाह। सऊदी अरब को डिस्टेबलाइज नहीं होना चाहिए, किसी भी मुल्क को डिस्टेबलाइज, उसके अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान को हमें जो मदद देनी चाहिए ना, देखिए इसका रसूलुल्लाह ने बयान किया, बड़ा जबरदस्त रसूल है, अपने कबीले की मदद करो, लेकिन जुल्म में मदद न करो। जिससे भी ताल्लुक हो उसकी मदद करो, जुल्म में मदद न करो। अगर वो ज्यादती करता है तो इसमें उसकी मदद न करो। दूसरा उसूल ये कुरान मजीद बयान करता है कि किसी कौम से अगर तुम्हें नाराजगी है, दुश्मनी, मुखालफत है, तो उसके साथ ज्यादती न करो। ठीक, अदल का हाथ, दामन हाथ। अगले मौजू की जाने बढ़ते हैं नाजरीन। ऑपोजिशन की प्रोसिक्यूशन की मुखालफत के बावजूद प्रोसिक्यूशन तरमीमी बिल सिंध असेंबली में मंजूर कर लिया गया है, और इस बिल की मंजूरी के नताइज क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, सिंध हुकूमत अब अदालत में
दहशत गर्दी समेत कोई भी मुकदमा खत्म करा सकेगी। ये तो सीधा साधा मुजरिमों को छोड़ने का कानून हुआ। जी माशाल्लाह, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग की दाद देता हूँ। अच्छा, कि इसमें मुजरिमों को छोड़ने का क्या सवाल पैदा होता है। असल बात यह है कि वो आपने ये अगर ये तय कर लिया हुआ है कि आपने सिंध हुकूमत को ख्वारी करना है मीडिया के ऊपर, तो बस ठीक है, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आम आदमी का अंडरस्टैंडिंग तो यही है, आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग आप ही ने बनानी है ना। नहीं, किसने तय कर लिया, किसकी मजम्मत? नहीं, मसला ये है हारून साहब, मसला ये है कि वो, ये तो आपसे तो सवाल पूछा है, अरबी का मुहावरा है कि वो जो आपको नहीं लगता ये कानूनी एनआरओ है? देखिए, वो अरबी का मुहावरा है कि लब्बिसल बौसा फकद वक़ल अरीस, कि एक लकड़ी को भी अगर दुल्हन का लिबास पहना दिया जाए तो फिर उसे दुल्हन समझना शुरू करते हैं। बात यह है कि आपने असल एक तय कर लिया हुआ है कि सिंध हुकूमत को एक उसको ख्वारी करना चाहे वो कुछ नहीं। किसने तय किया? देखिए, ये तो सारी कौम उसकी मजम्मत कर रही है, हम करते हैं यार हारून साहब, सारा इंटरनेशनल मीडिया उसकी मजम्मत करता है, तमाम सियासी जमातें, उसकी कोई परफॉर्मेंस है, गटर उबल रहे हैं और पानी पीने का नहीं है, इंसाफ मुयसर नहीं है, पुलिस सिफारिश में भर्ती की जाए, करप्शन ऐसी है कि जहाजों में भर भर के पैसे ले जाए जाते हैं। अब वो जो भी करें, वैसे आप मेहरबानी करें, काम करें, एक ब्रेक कोई अच्छे काम गिनवा दें, उनके कोई अच्छे काम गिनवा, इस पर बात कर लेना। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद भी हम इसी टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सिंध प्रोसिक्यूशन तरमीमी बिल के हवाले से। तो हबीब साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये कानूनी एनआरओ नहीं है। बात यह है कि क्या सिंध ने कोई ऐसा अजनबी कानून बना दिया है जो पूरे मुल्क में नहीं है? पंजाब में जो पंजाब का प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006 का है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक्ट, आप उसकी दफा 10 उठा के देख लें, उसमें ये 2006 में लिखा हुआ है और आज तक कायम दायम है कि कोई भी किसी भी जिले का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो 3 साल कैद तक के मुकदमात अदालती मंजूरी से वापस ले सकता है। इसी तरह जो प्रोसिक्यूटर जनरल होता है, जो सूबे की प्रोसिक्यूशन जिसके जिम्मे होती है, वो 7 साल तक के मुकदमे वापस ले सकते हैं। तो सिंध ने अब ये पंजाब से मुकाबलेबाजी के लिए किया। सुन लीजिए ना, उसके बाद फिर उसी में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत फैसले से पहले कोई भी मुकदमा वापस ले सकती है। बात यह है कि दुनिया भर में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट्स में यह देखा जाता है कि प्रोसिक्यूट कौन सा मुकदमा होना है, कौन सा नहीं होना, और किस स्टेज पे मुकदमा वापस ले लेना कि उसमें अंदाजा हो जाए कि जनाब इसमें तो कोई जान नहीं है। देखिए, ये एक हुकूमती राइट है जो पूरी दुनिया में मुसल्लमा है। तो इस बात की गारंटी क्या है? देखिए, अब गारंटियां तो आप क्या क्या मांगेंगे? असल बात यह है, देखिए उन लोगों के जो क्रिमिनल हैं। और सुन लीजिए, बात यह है कि इस मामले में MKM ने और मुस्लिम लीग फंक्शनल ने एक बेबुनियाद शोर मचाया, खामखा जनाब ये जी चोरों को हटाने के लिए है, ये छुड़ाने के लिए, चोरों को बचाने के लिए। अच्छा, ये चूंकि शोर मच गया, उसके बाद फिर माशाल्लाह आप जैसे और हारून रशीद साहब जैसे करम फरमा जो हैं वो बीच में आ गए। तो फिर आपने इसको बिल्कुल इमरान खान की अंगूठी बना दी। नहीं, एक मिनट, हम कहाँ बीच में? हमने तो उस पर बात ही ना, कोई कॉलम लिखा। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात दे रहा हूँ। नहीं, अंडरस्टैंडिंग क्या आपका नाम हुआ है, हम इसके मुखालफत करेंगे। मैं मतलब फर्ज करो ये तजवीज पेश करता हूँ कि कायम अली शाह को तमाम इख्तियारात दे दी जाए, जैसे नवाज शरीफ साहब ने 13वीं तरमीम में ये इख्तियार मांगा था कि मुझे दस्तूर का कोई भी हिस्सा मुअत्तल कर। मैं कहता हूँ कायम अली शाह को सारे इख्तियार दे दिए जाए। अब बताइए, अब आप क्या कहते हैं? नहीं यार, सब दस्तूर के मुताबिक। भाई, दस्तूर के मतलब टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग। ठीक है, कमाल करते हैं आप। अगर तो ये इतना ही सादा मामला है कि पंजाब में भी इसी तरह मौजूद है, ये चलिए हम तो फरीक हैं, मुतस्सब हैं, फर्ज कीजिए, तअस्सुब हो जाता है इंसान में। ये सारे वकील क्यों चीख रहे हैं, कानूनदान क्यों चीख रहे हैं? कोई आवाज आपके सिवा उनके हक में उठी नहीं है। और वैसे उन्हें चाहिए कि आपको कोई तमगा वगैरह दें। सुबह कौम तो देती है तमगा, सुबह कौम तो देती है। अरुण साहब, दस्तूर और कानून के मुताबिक तो ये इख्तियार भाई ये के पास भी है, वो जब चाहे अपने कानून में तरमीम। देखिए, ये जिस तरह के वहां मामलात हैं, ये संजीदगी से इल्जाम लगाया जाता है कि सूबाई वज़रा अपनी गाड़ियों में असला ले जाते हैं। करप्शन तो कोई हद ही नहीं है ना, भले तो काम सड़क पे चले जाए पता चलता है करप्शन है। एक पुल के नीचे से आप गुजरते हैं और 30-40 बोर्ड लगे हुए हैं, ये दुनिया में कहीं तमाशा होता है। वजीर जो है उनका नाम डाला जाता है ECL पे, मुल्क से भाग जाते हैं, 2-2 अरब रुपए निकलते हैं। अब कोई हद ही नहीं है ना यार। कराची में हलाकतें हो रही थी, 7,000 आदमी मरे हैं, कोई उसका जिम्मेदार था ना? सिर्फ एक छोटा सा मसला है कि अदालतों में साबित नहीं होते, सब चीजें निकल आती हैं, अदालतों में साबित किस या मीडिया पे पहुंच जाती हैं, अदालतों में साबित। एक मिनट, अदालतों में
کس نے ثابت کرنا ہے؟ تفتیش کس نے کرنی ہے؟ تفتیش پولیس نے کرنی. آپ اچھا ایسے بولے، ایک منٹ ایسے بولے بن جاتے ہیں آپ. تفتیش ہی اگر ٹھیک نہ کی جائے، یعنی یہ جو جرائم پیشہ ہے ڈاکٹر عاصم، اس کے بارے میں کوئی شبہ ہے؟ میں آپ کو کوئی ڈاکومنٹ لا دوں اگر آپ کی اس طرح تسلی نہیں ہوتی کہ اس نے کتنے جرائم کیے ہیں اور کتنے اربوں روپے کمائے، وہ خود باہر کہنے کے لیے تیار ہے. یہ پیپلز پارٹی پنجاب کا ایک لیڈر تھا جو ہاکی کا پلیئر تھا، وہ بڑا معصوم ہے جی، پکڑ لیا بیچارہ چوزے کو پکڑ لیا، وہ چوزے نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں 1 کروڑ روپے. اچھا ایک اور زرداری کی کرپشن میں کوئی شبہ پکڑا ہوا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اچھا وہ کیا کرے؟ وہ کہے گا بھائی میں گھر بیچتا ہوں. نہیں، وہ کہے میں نہیں قصوروار نہیں ہوں، یہ کہے گا. حبیب صاحب ایک اور شک اس میں یہ بھی ہے کہ تفتیشی افسروں کے خلاف تعدیبی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے. ماشاء اللہ آپ کو بڑی ہمدردی ہے ان تفتیشی افسروں کے ساتھ جو میڈیا کے کہنے کے مطابق تفتیش نہیں کرتے، یا جو یک طرفہ تفتیش کروا کے یعنی FIR درج کروائے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ FIR کسی کے خلاف درج ہو اور مجھے قرار دے دیا. آفرین ہے. ویسے میرا سوال وہی ہے، ہر جرائم پیشہ شخص کے ساتھ آپ کو ہمدردی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ ہر شخص کو جرائم پیشہ کیوں سمجھتے ہیں. بات یہ ہے حبیب صاحب آپ کو لگتا ہے اس بل سے جرائم پیشہ افراد کو فائدہ نہیں ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں میں عرض کر چکا ہوں کہ پروسیکیوشن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے اور یہ پروسیکیوشن کا اختیار استعمال ہونا چاہیے. جس مقدمے میں حکومت کو جان نظر نہیں آ رہی یا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو نظر نہیں آ رہی تو عدالتوں سے بھی بوجھ ہلکا کریں. لگتا ہے ڈاکٹر عاصم کا مقدمہ میں یہ نہیں کہتا. اب میں تو آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کے اور ہارون صاحب کے لیے میں تو درخواست کروں گا کہ اس مقدمے کو چلایا جائے، بلکہ ہر اس شخص کے خلاف مقدمہ چلایا جائے جو آپ لوگوں کو برا لگتا ہے. آپ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر عاصم کے مقدمے میں جان نہیں ہے. دیکھیے جان ہوتی تو اب تک ثابت نہ ہو چکا. تو پھر آپ نے ان کو 90 دن کے لیے ان کو رکھا اپنی تحریر میں. ہر مجرم تو کتنے ثبوت ہر وہ شخص جس پہ الزام ہو مقدمہ چلایا جائے. آپ تو کہتے ہیں کہ تمام مقدمہ جو ہے عمران خان پہ چلا دیا جائے. یہی نہیں کہتا. وہ اپنی انگوٹھی کی وضاحت پیش کر دے تو اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس میں بھی کیس چلایا جائے. نہیں میں نہیں کہتا. ویسے بات اچھا ویسے ہارون صاحب انگوٹھی کا معاملہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیے بات بڑی تلخ ہے. وہ یہ نیازی مجھے معاف نہیں کریں گے اس بات پہ، ہر نیازی کے 6 7 8 پیر ہوتے ہیں. اچھا میں جتنوں کو جانتا ہوں اپنے دوستوں کو، خوش عقیدہ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے. ایک پیر پہ کے پاس کام نہیں بنا، دوسرے جیسے بات خواتین ہوتی ہے نا، بچوں کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی، علاج نہیں ہوا، دوسرے پہ لے گئی، شام کو تیسرے کے پاس لے گئی، اگلا دن چوتھے کے پاس لے گئی. تو عمران خان صاحب اس طرح کے لوگوں کے پاس بہت جاتے ہیں. اچھا ایک دن تو میں نے غصے سے کہا بھی، ناراض نہ ہو جائیں کہیں اگر میرے دوست ہیں، ایک دن میں نے غصے سے کہا بھی، کوئی بات اس نے پوچھی کہ فلاں کا نام کیا، فلاں کا نام کیا. میں نے کہا اس جاہل سے پوچھنا ہے، فلاں سے مجھے ہی پوچھ لو، اس سے زیادہ تو میں جانتا ہوں. مطلب میں جانتا تو نہیں ہوں اتنا، خیر، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ جانتا ہوں. باہر اس نے کیا، میں آج سن تو لینا، کیسا شروع کیا تھا بیچ میں اس نے کہا ایک پیر ہے، کک اس کو پتہ نہیں، کک نہیں پتا اس کو، ایسا دعویٰ کرتا رہتا ہے. میں اسے جانتا ہوں کافی، اس کی میں نے تحقیق کیا. اس نے کہا 6 ستمبر کو، نہیں نام نہیں میں لوں گا، 6 ستمبر کو اس نے کہا آپ کی حکومت بن جائے گی. اچھا اور آپ نعرہ لگائیں آزادی یا موت. یہاں انگریزوں کی حکومت ہے، آزادی یا موت. یہاں نواز شریف کی حکومت ہے اور ہم الیکشن ہوں گے اس کو ہٹا سکتے ہیں اگر لوگ ووٹ دیں. اور کابینہ بھی بنا رہے تھے. اچھا وہ کابینہ میں بنا رہا تھا، کابینہ میں نے بنانی ہے. میں نے اس کو پیغام بھیجا کہ بھائی صاحب اب آپ کا اس کائنات کے فیصلے آپ کر رہے ہیں. پھر وہ رویا پیٹا، اس نے فریاد کی کہ یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں، جیسے یہ بعض اوقات فریاد کرتے ہیں کہ میں بڑی زیادتی کرتا ہوں. میں کون سی زیادتی کرتا ہوں؟ او بھائی جو لوگ دعوے کریں نا، دیکھیے جو صاحب علم ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا، اور جو دعویٰ کرتا ہے وہ صاحب علم نہیں ہے. دوسرے درویشوں کا اور فقیروں کا اور راہ سلوک کے مسافروں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حکومتیں بنائیں بگاڑے. وہ ساری خلق خدا کے بھلائی چاہتے ہیں، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، اپنی طرف. ہارون صاحب یہ انگوٹھی تو بھلے ہی انہیں کسی پیر نے نہیں، انگوٹھی تو سنیں نا. اب پتھر جو ہے، جتنا میں نے تھوڑا بہت پڑھا، میرا علم زیادہ تو نہیں ہے، تھوڑا بہت اہل علم کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں، پڑھتا بھی رہتا ہوں. کبھی تاریخ انسانی میں کسی ایک اسکالر نے یہ نہیں کہا کہ پتھر کا انسانی تقدیر سے کوئی تعلق ہے. اب کسی نے دے دی ہوگی انگوٹھی، پہن لیں، اس سے آپ کو حکومت مل جائے گی. لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہیٹرک ہو سکتی ہے. نا ہیٹرک تو ہو سکتی ہے، زندہ سلامت ہے. وہ تو دوسری شادی کی خواہش رسم کل تک تو رہتی ہے، وہ تو دوسری بات ہے. اچھا میں آپ دونوں کی خدمت میں صرف ایک
عرض پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دستور کا آرٹیکل 150. دستور کے آرٹیکل 150 میں لکھا ہوا ہے کہ ہر صوبے میں ہونے والی کسی بھی قانونی کاروائی، عدالتی کاروائی، وہاں کا ریکارڈ، وہاں کی اسمبلیوں کی کاروائی تسلیم کی جائے گی، پورے ملک میں تسلیم کی جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ اس دستور کی شک کے ساتھ ہمیں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے دستور کا بھی احترام کریں گے اور دوسرے صوبوں میں ہونے والی قانون سازی کا بھی احترام کریں گے. یہ بھی ہے کہ مجرموں کو چھڑانے کے لیے قانون میں کسی بھی قسم کی ترمیم کی جا اچھا ٹھیک ہے جی، ہم مان لیتے ہیں جی، ہم مان لیتے ہیں جی جو کچھ انہوں نے کیا جی بالکل صحیح ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جی. اب عدالت اگر اس کو اڑا دے یا خلق خدا نہ مانے تو اس کے ہم ذمہ دار. مجھے اور عظما کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے.